इसी वजह से वो सफल रह रही है जी। तो इसमें जो कुछ ईवीएम का कुछ मसला चलता है कि कहीं न कहीं मामला गड़बड़ी से एक सरकार बन जाती, इसको कहाँ ये हमारे इस कौशाम्बी को किस नज़रिए से तीनों सीटें थी उसमें तो समाजवादी पार्टी ने अच्छी फाइट की और तीनों सीटें उनके खाते में गई, समाजवादी यानी सपा के खाते में। आपकी इस वक्त क्या सरगर्मियां हैं, आप किस पार्टी से आप चलेंगे और क्या विचारधारा है? अभी मोहम्मद शाहिद साहब अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद है आप तमामी हज़रात खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो में मौलाना अब्दुल्ला साहब नदवी दामत बरकातुहूम हाज़िर हुए हैं और बड़ी ख़ुशी है और हमारे साथी भी हैं। बेतकल्लुफ़ाना दोस्ताना मिजाज रहा है मौलाना से, तो आज मदरसे आमद हुई, हमने कहा कि मौलाना को थोड़ा से गंगा की सैर भी कराई जाए और कुछ जिस एतबार से मौलाना की असल पकड़ सियासी और हालात हाज़रा पर और चुनावी माहौल भी आ रहा है इलेक्शन का, तो उस एतबार से मौलाना की काफ़ी पकड़ भी है और कुछ न कुछ पद मौलाना को मिलता रहता है मुख्तलिफ़ पार्टियों से, और इसी के ताल्लुक़ से हम जानेंगे कि मौलाना किस पार्टी से जुड़े हैं और मौलाना क्या सिस्टम है, क्या आगे एक्टिविटीज़ हैं जो चुनाव इलेक्शन को देखते हुए। तो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक ठाक। आप बताइए कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी खुशी हुई कि आप हमारे यहाँ आए और वक्त दिया आपने। तो हम आपसे मुख्तसर यही सवाल करेंगे कि हालात हाज़रा में हम मुसलमानों को कैसे रहना चाहिए? शाहिद भाई आपने वजह सवाल किया। हालात हाज़रा में इस वक्त जो माहौल है ये कहीं ना कहीं बड़ा ही पुरफितन दौर है, मतलब फितनों से भरा हुआ दौर है और कहिए कि आजमाइशों का भी दौर है। सही बात। इस वक्त हिंदुस्तान के हालात ये कहिए कि एक नफ़रत की हवा चल रही है जी, जिसमें कुछ लोगों ने मोहब्बत की दुकान खोलने की कोशिश की और उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की और कई तरह की जो है उन्होंने इसके लिए कोशिशें शुरू की हुई हैं। लेकिन इस नफ़रत भरे मुल्क में हम मुसलमानों के लिए एक अहम पैगाम ये है कि इस वक्त नबवी तरीक़ा था, यानी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्का में यानी मक्की जो ज़िंदगी थी, ज़िंदगी में हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरीके से चैलेंजेस का मुकाबला अभी उस तरह के हालात हमारे मुल्क में नहीं है। लेकिन अगर हमको इस मुल्क के हालात को बेहतर करना है तो हमें मोहब्बत काम करना पड़ेगा और इंसानियत को आम करना। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीक़ा रहा है या जो उनका मिशन रहा है कि गरीबों को खाना खिलाना या भूखों को जो है उनकी भूख मिटा देना और जो रहमदिल जो बेकस मजबूर परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर करना, तो यही सारी चीज़ों को करके हम मुल्क के हालात को अच्छा कर सकते हैं। जी, जैसे कि हम देख रहे हैं, आप भी उस चीज़ को देख रहे हैं कि इलेक्शन आता है तो यहाँ देखते हैं कि हमारे समझ से तो भाई कोई मुस्लिम लीडर ऐसा नहीं नज़र आता जिस पर सारे लोग इत्तेफाक करते हों और अपनी वोट जाके मुसलमान को किसी एक लीडर को चुन कर देते हों। जैसे कि भाई अगर या अखिलेश को ले लीजिए, भाई यादव उसके साथ जुड़ जाते हैं, और कांग्रेस को ले लीजिए तो उसके पक्ष के उसकी तरफ जुड़ जाते हैं, और बीजेपी को ले लीजिए तो उसके कैंडिडेट उसमें जुड़ जाते हैं जो कट्टरवादी होते हैं। लेकिन मुस्लिम लीडर में ऐसा क्या हुआ लोगों को या मुसलमान को कि अपना एक कोई लीडर चुन नहीं पा रहे हैं जिससे कोई मसला हल नहीं हो पा रहा? सूए इत्तेफाक की आज़ादी के बाद से मुसलमान किसी एक जो है ख़ास पर्सन या किसी ख़ास शख्स को अपना लीडर नहीं मान सका। या मुस्लिम समाज में बहुत सारे लीडर आए, डॉक्टर अयूब साहब आए, उन्होंने 2012 से पहले डॉक्टर अयूब सर्जन
जो मेरे ख्याल से बस्ती गोरखपुर के रहने वाले हैं, उन्होंने एक पार्टी बनाई थी क्या नाम से, पीस पार्टी के नाम से। तो उन्होंने इलेक्शन फाइट किया और मेरे ख्याल से उसमें 4 सीटें उनको जीत हासिल हुई। लेकिन उस जो है 2012 में समाजवादी पार्टी को बहुमत के साथ उन्होंने यूपी में गवर्नमेंट अपनी बनाई। तो कहने का मतलब यह है कि मुसलमानों को अगर ये अच्छा लगता है कि लालू यादव उनके पक्ष में 2-4 बातें बोल देते हैं तो वो उनके लीडर हो गए। अखिलेश यादव ने अगर उनके ताल्लुक़ से 2-4 मोहब्बत के लफ्ज़ बोल दिया तो मुसलमान उनकी तरफ चल गए। मुसलमान जज्बात में आकर के किसी के भी साथ जा सकता है, लेकिन ये हम लोगों की कहिए कि बड़ी बदकिस्मती है कि हम में से हमारा लीडर अभी तक कोई पैदा नहीं हो सका जो हमारी आवाज़ उठाना चाहिए। लेकिन पैदा होना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि कोई ऐसा लीडर होना चाहिए जो हमारी आवाज़ को क़यादत करे और असम्बली या पार्लियामेंट तक पहुँचाए। असदुद्दीन ओवैसी चुनाव लड़ते हैं और जगह जगह अपने कैंडिडेट लाते हैं। किसी भी सूबे में चुनाव होता है, चाहे राजस्थान ले लीजिए, कर्नाटक ले लीजिए, कोशिश यही रहती है, या कलकत्ता ले लीजिए, बिहार ले लीजिए, यूपी में भी वो हरकत में रहते हैं। लेकिन आखिर क्या बात है कि हम ये देखते भी हैं, सुनते भी हैं कि आवाम की तो छोड़िए, अपने मुस्लिम भाई यानी उलमा भी उसकी क़यादत को तस्लीम नहीं कर रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि क्या वो कैंडिडेट सही नहीं है क़यादत के लिए? फिर आखिर कौन बढ़े? यकीनन असदुद्दीन ओवैसी बैरिस्टर साहब कोशिश कर रहे हैं मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उनको उन्हीं जगह पर अपने उम्मीदवार उतारने चाहिए जहाँ से वो मजबूती के साथ फाइट कर सके। अदरवाइज़ वो बहुत सारी सीटों पे जो है अपने कैंडिडेट को उतार कर या अपने प्रत्याशी दे करके विधानसभा में या सांसदीय जो क्षेत्र होता है उसमें दे करके वो वोट जो होता है उसको डाइवर्ट करने का काम करते हैं। मेरे ख्याल से मुसलमानों को भी मैं तो यही राय दूंगा अगर मुझसे पूछा जाए कि अगर जहां से MIM यानी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का कोई उम्मीदवार आए उस मैदान से या वहां से आए तो सबसे पहले तो मुसलमानों को उस जगह से देख लेना चाहिए कि हवा का रुख किधर है। जी। अगर 50% भी जो है मुसलमान MIM की तरफ जा रहा है तो जो मुसलमान किसी दूसरे पार्टी को वोट देने वाले थे तो उनको भी चाहिए कि वो MIM की तरफ जा करके असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को सपोर्ट करें। अदरवाइज़ अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो वो वहाँ पर MIM के कैंडिडेट को बिल्कुल वोट ना करें, बल्कि वो वोट करें दूसरे पार्टियों को जो कैंडिडेट जीत सकता है या जो प्रत्याशी जो उम्मीदवार है जो इलेक्शन फाइट कर सकता है निकाल सकता है उसको वोट दें। और जो नफरत फैलाने वाली पार्टियां हैं उनसे गुरेज करें। तो ये 2024 का इलेक्शन करीब आ रहा है और इसमें क्या आंकड़ा लगाया जा सकता है कि एक तरफ इंडियन गठबंधन है, पूरी जमात है एक तरफ, और एक तरफ तने तनहा बीजेपी के लोग सामने आते हैं। तो इसको किस स्थिति देखा जा सकता है? क्या उनका गठबंधन काम कर जाएगा या वो शिकस्त खा जाएंगे? देखिए गठबंधन बना है और उसकी कोशिश है कि हम मजबूती से के साथ इस इलेक्शन को फाइट करें और लड़ें, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं इस चीज़ में जो है दिक्कत पेश आ रही है कि हमारे जो मुल्क की जो लीडर हैं, जो दलितों की लीडर है, जो बहुजन समाज की जो है नेता हैं, बहन कुंवारी मायावती के नाम से लोग उनको जानते हैं, जो उनके जो है कबीले के लोग हैं या जो उनके समाज के लोग हैं, तो उनको इस गठबंधन में नहीं लिया गया है। दूसरा, मुसलमानों की एक बड़ी तादाद कहीं ना कहीं ओवैसी साहब या बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के साथ है, तो उनको भी इस जो है इंडिया गठबंधन के अंदर नहीं रखा गया है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों समाज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। लेकिन अगर इंडिया गठबंधन को कामयाब होना है, चूँकि बीजेपी की जो पॉलिसी है वो बहुत मजबूत है, वो उनका संगठन बहुत मजबूती के साथ तैयार है, उनके लोग हर जगह मौजूद हैं और वर्क हार्ड जिसको बोलते हैं, सख्त मेहनत, कड़ी मेहनत करके वो अपने उम्मीदवार को जिताते हैं और जीतना भी चाहिए उनके उम्मीदवारों को जिस एतबार से वो लोग मेहनत करते हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन मेरे ख्याल से अभी
हवा में है, कहीं रोड पर देखने को नहीं मिल रहा है। और अगर उनको मेहनत करनी है, यकीनन वो संजीदगी के साथ जो है लड़ना चाह रहे हैं पूरे हसासियत के साथ, तो उनको अब मैदान में आ जाना चाहिए। और हर तरह से हम यूपी ही में देख लीजिए, हमारे यूपी की मुख्य पार्टी जो है वो सपा है, समाजवादी पार्टी है। उनके लीडरान अभी जो है नदारद हैं, कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। तो उनको कोशिश करनी चाहिए कि आएँ और अपने तरफ लोगों को राग़िब करें और अपनी तरफ मुतवज्जे करें कि हम हैं जो इलेक्शन में जो फासीवादी ताकतें हैं, मनुवादी ताकतें हैं, उनको हम रोक सकते हैं, तो वो ऐसा कर सकते हैं। सही। असल यही बात है कि यानी ज़मीनी स्तर से जी ये पार्टियां काम नहीं कर पा रही हैं जी और उस चीज़ को बीजेपी मजबूती से कर रही है, इसी वजह से वो सफल रह रही है। जी। तो इसमें जो कुछ ईवीएम का कुछ मसला चलता है कि कहीं न कहीं मामला गड़बड़ी से एक सरकार बन जाती, इसको कहाँ से देखते हैं आप? नहीं, आपने ईवीएम की बात की, बहुत अच्छी बात है ईवीएम की। तो मेरे ख़्याल से ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है, मशीन है, मशीन में गड़बड़ी की जा सकती है, इसलिए कि वो इंसान ही के ज़रिए से बनाई जाती है। लेकिन जो पर्ची बैलेट पेपर से चुनाव होता है, वो उसमें किसी तरह की गड़बड़ी नहीं हो सकती। अगर इंडिया के लोग जो है यहाँ के सिटीज़न्स बेदार हो रहे हैं, यहाँ के बाशिंदे कह रहे हैं कि इस पे हमें डाउट है या शक है या इससे गड़बड़ी हो सकती है, तो इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि इस जो है मशीन को हटा दे या लोगों की गलतफहमियों को दूर करे। जी जी जी। और ये हमारे इस कौशाम्बी को किस नज़रिए से देखते हैं कि यहाँ कौन विधानसभा की सीट निकालता है और इसको क्या समझते हैं? अभी इससे पहले जो चुनाव विधानसभा के हुए हैं, तो हमारे कौशाम्बी के जो तीनों सीटें थी उसमें तो समाजवादी पार्टी ने अच्छी फाइट की और तीनों सीटें उनके खाते में गई, समाजवादी यानी सपा के खाते में गई हैं। और अब चूँकि इलेक्शन जो आ रहा है वो ये पार्लियामेंट का इलेक्शन है, हमारा संसदीय क्षेत्र बहुत बड़ा है। 3 विधानसभा जो कौशाम्बी की हैं, 2 विधानसभा प्रतापगढ़ की लगती हैं, एक बाबागंज है मेरे ख्याल से और दूसरी है कुंडा। तो चूँकि अब सांसदीय क्षेत्र बड़ा हो जाता है, कुंडा में राजा भैया का वर्चस्व है और यहाँ पे बाबागंज में भी उन्हीं की पार्टी का विधायक है। तो अब फाइट जो होने वाली है बड़ी टफ होने वाली है। अब देखना ये कि राजा भैया किधर जाते हैं और किसे सपोर्ट करते हैं या अपने पार्टी का उम्मीदवार उतारते हैं, नहीं उतारते। अगर राजा भैया के पार्टी का उम्मीदवार यहाँ से नहीं उतरा तो फिर समाजवादी पार्टी के लिए ये सीट बहुत आसानी से निकल सकती है हमारे कौशाम्बी की, क्योंकि इस वक्त विधायक केशव प्रसाद भी नहीं, तो वो भी लड़ सकते हैं सांसदीय चुनाव। हाँ, लड़ तो सकते हैं, लेकिन हमारे कौशाम्बी में एक एससी सीट है मेरे ख्याल से। तो यहाँ पे जो एससी समाज के होते हैं वही लोग, या बैकवर्ड सीट है, इस तरह करके कोई सीट है, तो वही लोग चुनाव लड़ सकते हैं, अपर कास्ट के लोग नहीं लड़ सकते तो हैं। आपकी इस वक्त क्या सरगर्मियां हैं, आप किस पार्टी से आप चलेंगे और क्या विचारधारा है? अभी मोहम्मद शाहिद साहब, हम तो मेरे ख्याल से मैं किसी पार्टी से ज्वाइन नहीं हूँ और न भविष्य में मेरा ऐसा इरादा है कि मैं किसी पार्टी में ज्वाइन करूँगा। और बस ये है कि समाज सुधार के लिए किसी न किसी अभियान से जुड़ के काम करेंगे, जिससे लोगों में नफ़रत कम हो, मोहब्बत ज़्यादा हो और नफ़रत का दौर ख़त्म हो। हमारे एक बड़े शेख थे जिनका नाम है कि हज़रत मौलाना अली मियां नदवी के नाम से जिन्हें याद किया जाता है, तो उन्होंने एक तहरीक शुरू की थी पैगाम इंसानियत के नाम से, ऑल इंडिया पैगाम इंसानियत फोरम। तो कुछ काम कर रही है हमारे यहाँ कौशाम्बी में, तो हम लोग कहीं ना कहीं उन्हीं के एक सदस्य बनकर काम करेंगे। उनका एक नारा था कि नफ़रत की आग बुझाओ और मोहब्बत का दीप जलाओ। तो इसी के तहत हम लोग काम कर रहे हैं। किसी बाज़ाब्ता किसी पार्टी से आप जुड़कर काम नहीं करेंगे? नहीं जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और बाकी इस वक्त जो सामीन सुन रहे हैं उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कि वो आने वाले इलेक्शन में कैसा कदम उठाएं अपना? हम सारे लोगों से यही कहेंगे कि जो इलेक्शन आ रहा है उसमें अगर ख़ासकर मैं मुसलमानों से ये अपील करूंगा कि अगर इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ लड़ रहा है तो आप उसे फुल
सपोर्ट कीजिए और उनके उम्मीदवारों को जिताने की कोशिश करें। दूसरे ये कि अगर जैसा कि हमारे शाहिद भाई ने ज़िक्र किया कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी इलेक्शन में हिस्सा ले रही है, अगर उसके कहीं से कैंडिडेट आते हैं और वो अच्छा वहाँ से लड़ रहे हैं या अच्छी फ़ाइट कर रहे हैं तो उन्हें सपोर्ट कर दीजिए और उन्हें जो है पार्लियामेंट तक पहुँचाइए। इंशाअल्लाह वो आपकी आवाज़ बनेंगे और आपके काम भी कराएंगे और अपना जब कोई पार्लियामेंट में होगा तो जाहिर सी बात है कि वो अपनी बात उठाएगा और अपने लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करेगा या ताउन करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना अब्दुल्ला साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।